नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। और इस अध्याय के तीसरे खंड सविनय अवज्ञा की ओर उसका अध्ययन हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। दोस्तों, इस अध्याय के असहयोग आंदोलन वाले खंड में हमने अध्ययन किया था कि असहयोग आंदोलन भारत में गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया पहला बड़ा आंदोलन था। और हमने यह भी देखा था कि 5 फरवरी 1922 में जब चोरी चोरा की घटना घटी तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि आंदोलन हिंसक रूप ग्रहण करता हुआ जा रहा है, जिसके कारण संभव है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। और यदि अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को कुचलती है तो यदि बाद में वो कोई आंदोलन चालू करना चाहेंगे तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने स्वयं इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1922 में 5 फरवरी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा बड़ा आंदोलन था और इसे उन्होंने 1930 में शुरू किया था। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि 1922 से लेकर 1930 के बीच यानी कि 8 वर्षों के दौरान क्या भारत की राजनीति में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसका वर्णन हम भारत के इतिहास में करें, या क्या 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक भारत के इतिहास को शून्यकाल माना जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक भारत की राजनीति में अनेक घटनाएं घटी एक के बाद एक, जिन्होंने गांधी जी को यह मौका प्रदान किया कि वे 1930 में एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से आरंभ कर सकें। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों का अध्ययन करेंगे जो 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक घटी, जिन्होंने गांधी जी को 1930 में एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से शुरू करने का मौका प्रदान किया। दोस्तों, हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि वे अंग्रेजी सरकार को असहयोग दें, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी शासन इसीलिए स्थापित हो सका है क्योंकि भारत के लोगों ने स्वयं अंग्रेजों को भारत का शासन चलाने के लिए सहयोग प्रदान किया है। और यदि भारत के लोग इस सहयोग को हटा लेते हैं तो भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा, या अंग्रेज लोग भारत में भारतीयों की मर्जी के अनुसार शासन करना आरंभ कर देंगे। लेकिन सभी लोगों ने गांधी जी के इस आह्वान का पालन नहीं किया था। स्वयं कांग्रेस में एक तबका ऐसा था जो इस तरीके के जन संघर्ष से थक चुका था। और जब 1919 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, जिसमें प्रांतीय सरकार के कुछ पद भारतीयों के लिए खोल दिए गए, तो उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार नहीं करने का ऐलान किया और इन चुनावों में हिस्सा लेने के बारे में बात की। और इन चुनावों में भाग लेने के लिए उन्होंने 1923 में इलाहाबाद में स्वराजवादी पार्टी की स्थापना भी कर डाली, ताकि वे प्रांतीय सरकारों के चुनाव लिए होने वाले चुनाव में भाग ले सके। इन स्वराजवादियों में जिन्होंने प्रांतीय सरकार के अंतर्गत चुनावों में भागीदारी का ऐलान किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास शामिल थे। इन लोगों ने 1923 में जो प्रांतीय सरकारों के लिए चुनाव हुए उसमें हिस्सेदारी दी और उनकी जीत भी हुई। यह स्वराजवादियों की एक बड़ी जीत थी कि उन्होंने प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत चुनावों में भाग लिया और जीत भी हुई। लेकिन दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो उग्र नेता थे, युवा नेता थे, वे स्वराजवादियों के खिलाफ एक उग्र आंदोलन चलाने के पक्षधर थे, ताकि भारत में राष्ट्रवादी जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि जब 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था तो ये लोग उससे भी नाखुश हुए थे, क्योंकि इनका मानना था कि आंदोलन अच्छे रूप में जा रहा है और अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। परंतु जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो गांधी जी के इस कदम से इन लोगों को, सुभाष चंद्र बोस को और जवाहरलाल नेहरू को बहुत असंतुष्टि हुई थी। दोस्तों, 1922 से लेकर 1930 के बीच जो दूसरी घटना घटी जिसने गांधी जी को इतना सक्षम बनाया कि वे 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी कर सके। वो दूसरा एक कारण था भारत जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 31 के दौरान, वह हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग अपनी चरम सीमा पर थी, क्योंकि युद्ध लड़ा जा रहा था और युद्ध के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भारत के किसानों ने बड़े पैमाने पर कर्जा उठाया और उस कर्जे से उन्होंने अच्छा उत्पादन, ज्यादा उत्पादन करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भी भारत के लोग बड़ा उत्पादन करने में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे खरीदने वालों की संख्या कम हो गई। परिणाम यह हुआ कि भारत के जो किसान थे उनकी फसल तैयार हो गई, खरीदने वाला था नहीं कोई, और कर्ज उनके ऊपर इतना बढ़ गया कि बिना फसल को बेचे वो कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों की हालत दोनों खस्ता हाल हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य कारण साइमन कमीशन की नियुक्ति था। इंग्लैंड में टोरी सरकार की नियुक्ति हुई थी और उस टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। एक वैधानिक आयोग था जिसका काम यह था कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन को सौंपा गया था। उनके नाम के आधार पर ही इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इस कमीशन की कमी यह थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए जब 1928 ईस्वी में भारत में इस कमीशन का आगमन हुआ तो हर जगह इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक जैसे नारे लगाए गए जहां कहीं भी यह आयोग जाता था। लाहौर में जब एक भीड़ साइमन गो बैक के नारे लगा रही थी तभी पुलिस के द्वारा उस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया और इसी लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के माथे पर पुलिस की लाठी लगी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए आनंद फानन में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का ऐलान कर दिया था और इसके अंतर्गत उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में एक संविधान होगा। यह संविधान किस प्रकार बनाया जाएगा इसकी जांच करने के लिए या इसके ऊपर विचार करने के लिए भारत की राष्ट्रवादी सरकार या कांग्रेस की सरकार इंग्लैंड में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। वायसराय भारत में अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि होता था। इंग्लैंड में जो सरकार चुनी जाती थी उसका प्रतिनिधि भारत में वायसराय होता था और यह भारत में अंग्रेजी शासन को नियंत्रित रखने एवं भारत के लोगों को नियंत्रण में रखने का काम करता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार युवा नेता सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने डोमिनियन स्टेटस को मानने से मना कर दिया और वो भारत को एक पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना चाहते थे। इसीलिए लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पूर्ण स्वराज्य का आह्वान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो इस दिन को के ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था ताकि इस 26 जनवरी के दिन का ऐतिहासिक महत्व बरकरार रहे। इन तमाम परिस्थितियों ने 1930 तक आते आते भारत की राजनीति के वातावरण को इतना अशांत बना दिया था कि गांधी जी ने इन तमाम परिस्थितियों का अंदाजा लगाते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को अपनी 11 मांगों की एक सूची सौंपी 31 जनवरी 1930 ईस्वी को। वैसे तो इसमें बहुत सारी मांगें प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वह नमक कर समाप्त करने की थी। अंग्रेजी सरकार ने नमक बनाने के ऊपर एकाधिकार स्थापित किया हुआ था और इसके ऊपर वह लोगों से बड़े बड़े टैक्स वसूल करा करती थी। गांधी जी को लगता था कि यह एक अमानवीय व्यवहार है जो नमक जैसी जरूरी वस्तुओं के ऊपर भी कर लिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इन मांगों को इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 11 मार्च 1930 ईस्वी को
दांडी से साबरमती के लिए दांडी मार्च शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर के संबंध में यह थी हमारी पहली वीडियो, जिसमें हमने उन परिस्थितियों का वर्णन किया जिन्होंने गांधी जी को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का ताकत प्रदान की, सक्षम बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।